Multiple choice questions, chapter 9. Number 1. The principle of Young's double slit experiment is based on the division of amplitude, frequency, velocity या wavelength. देखें, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है जिसमें ये एक वेव मेन स्लिट से गुजरती है, इसके आगे दो स्लिट्स हैं. तो यहाँ पे जो वेव आ रही है ये इसका वेव फ्रंट है. इस वेव फ्रंट को ये क्या कर देती है, आगे दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, यानी वेव फ्रंट स्प्लिट हो रहा है. और फिर क्या बन रही है, दो वेवलेट्स बन रही हैं. तो बेसिकली वेव फ्रंट तकसीम हो रहा है या वेव लेंथ तकसीम हो रही है. और ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 310 पे लिखा हुआ है. द प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ अ वेव फ्रंट या वेव लेंथ. की ये जो वेव फ्रंट आ रही है ये आगे दो हिस्सों में स्प्लिट कर जाती है. नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रूव्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट. बहुत आसान है, इसका जवाब तो आपको याद ही होगा, पोलराइजेशन है. इसका पॉइंट क्या है, अ लाइट वेव दैट इज़ वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट. कि नॉर्मली जो लाइट बीम होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. उसके अंदर एक इलेक्ट्रो कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. तो अगर आगे पोलराइज़र रख दिया जाए, और चूंकि ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, पोलराइज़र रख दिया जाए तो एक ट्रांसवर्स वेव तो आगे चली जाएगी, लेकिन दूसरी जो कि परपेंडिकुलर है वो इससे टकरा के रुक जाएगी. जबकि दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर दो प्लेन्स नहीं होते, सिंगल प्लेन में होती है, लिहाजा उसका इससे ताल्लुक़ नहीं होता. ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो पोलराइज हुआ करती हैं, इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं होती लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में. तो वो प्रॉपर्टी जो कि प्रूव करती है कि ट्रांसवर्स वेव है नेचर ऑफ लाइट, तो वो पोलराइजेशन है. नंबर 3. Colored fringes observed in the bubbles are example of diffraction, interference, polarization या reflection. आखिरी एमसीक्यू में मैं आपको ये चारों पॉइंट पढ़ाऊंगा. फिलहाल ये देख लें कि ये तो आपको याद ही होगा ना कि यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस में कलर्ड फ्रिंजेस बनती थी ड्यू टू इंटरफेरेंस. इसी तरह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी इंटरफेरेंस होती थी क्योंकि बहुत सारी स्लिट्स होती थी. दोनों केसेस में सेपरेट स्लिट्स बिहेव करती थी एज अ डिफरेंट सोर्स, और यूँ डिफरेंट सोर्सेज से आने वाली लाइट इंटरफेयर करके कलर्ड फ्रिंजेस बनाती थी. पर इस केस में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बबल्स पे पड़ने वाली लाइट तो एक ही होगी, तो फिर फ्रिंजेस क्यों. दरअसल ये आपकी बुक में टॉपिक है थिन फिल्म इंटरफेरेंस. तो ये जो पानी का बुलबुला है, ये जो साबुन के ऊपर एक छोटी सी सोप फिल्म होती है, वो भी यही सवाल होता है कि इसकी सोप फिल्म जो होती है उसकी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, जबकि एयर की डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है. इस सोप फिल्म की थिकनेस को हम टी कह देते हैं. सूरज या किसी भी मर्क्यूरी बल्ब से जो लाइट इस सोप फिल्म के ऊपर फॉल करेगी उसकी वेवलेंथ लैम्डा है. यहाँ लैम्डा के साथ एयर इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट मीडियम जो कि है सोप फिल्म वो डेंसर है, और उसमें जाने के बाद वेवलेंथ चेंज हो जाती है. जैसे कि इस पिक्चर में आप देखें कि ये इंसिडेंट वेव है, ये एयर में आ रही है, और जब इस डेंसर मीडियम में पड़ेगी तो एक तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरा इसकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है. ठीक है, वेव डेंसर मीडियर के ऊपर पड़ने के बाद स्प्लिट होती है. एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है, और दूसरे एंड पे जाके फिर से कुछ हिस्सा तो पास हो जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर दोबारा एयर मीडियम पे रिफ्रैक्ट आउट हो जाता है. और यूं बाहर निकलने वाली टू रेज आपस में इंटरफेयर करेंगी, लिहाजा बबल्स पे नज़र आने वाली कलर्ड फ्रिंजेस भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से होती हैं. लिहाजा आंसर हमारा है इंटरफेरेंस. Number 4. During a sunny day, we see the objects in classroom even when all the electric lights are off due to reflection of light, diffraction of light, refraction of light या interference of light. तो रिफ्रैक्शन का तो होता है बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, जबकि एक से दूसरे मीडियम में जा रहा हो, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि लाइट जो कमरे में आ रही है वो उसी मीडियम के अंदर, एयर के अंदर ही जा रही है. इंटरफेरेंस एक से ज़्यादा सोर्सेज हों, जबकि कमरे के अंदर सनी डे सूरज की रोशनी आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता. इन दोनों का इफेक्ट होता है. असल में तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है कि एक रास्ते से आए और टकरा के दोबारा उस जगह पे भी चली जाए जहाँ पे रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ रही. लेकिन कुछ हिस्सा डिफ्रैक्शन का भी होता है. इस टॉपिक में मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रैक्शन समझा देता हूँ, लेकिन आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्शन, क्योंकि बेसिक जो रिफ्लेक्शन होती है उसकी वजह से लाइट जो है हमें नज़र आ रही होती है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी जिनके ऊपर डायरेक्टली कोई कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब्स की लाइट नहीं होती. ये देखें, अगर यहाँ से कोई भी साउंड वेव या लाइट वेव आती है तो वो बेंड होके मेरे तक कैसे पहुँचेगी. ये फिनोमिनन जो है बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव. अगर
ये हम देखें साउंड वेव जो यहाँ से निकल रही हैं तो वो इस तरह के सर्कुलर पैटर्न बना रही होती है। जब यहाँ पे पहुँचेगी तो जो हाइजेंस प्रिंसिपल है उसके मुताबिक जो वेव फ्रंट होगा उसका हर पार्टिकल बिहेव करेगा एज अ सेपरेट सोर्स, और यहाँ से फर्दर वेव आगे जनरेट हो जाएगी और डिफ्रैक्ट हो जाएगी, और तब वो साउंड वेव मुझ तक आएगी और मैं सुन सकूँगा। और एक्सटेंट की कितना ये बेंड होगी वो डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ जो है वो कंपेरेबल है टू द साइज ऑफ दिस स्लिट। अगर तो कंपेरेबल है तो ज़्यादा बेंड करेगी, अगर नहीं तो फिर थोड़ा बेंड करेगी। जैसे अगर इस स्लिट को हम छोटा कर दें तो अब ये कंपेरेबल होगी, ये ठीक है। अगर कंपेरेबल ना होती, ये वाली वेव जो है इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती तो देखें थोड़ी बेंड कर रही है, लेकिन जब इसको हमने स्लिट को छोटा किया है तो वेवलेंथ अब कंपेरेबल होगी इस स्लिट के, तो अब ज़्यादा बेंड कर रही है और मुझ तक भी पहुंच रही है। लाइट वेव के केस में देखें, लाइट वेव की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, तो इसलिए इतनी बड़ी स्लिट से वो सीधा ही गुजर जाती है, ज़्यादा बेंड नहीं करती। अगर अब दोनों का मुवाजना करें, देखें साउंड वेव की चूँकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लिहाजा जब दोनों जगहों पे स्लिट्स एक ही जितने साइज़ की हैं तो साउंड वेव ज़्यादा डिफ्रैक्ट कर रही हैं और लाइट वेव्स कम डिफ्रैक्ट कर रही हैं। लाइट वेव के केस में देखें सीधा ही है, अगर अब हम इस स्लिट को छोटा कर दें, बिल्कुल माइक्रोमीटर जितना कर दें, तो लाइट वेव्स भी अच्छी खासी डिफ्रैक्ट करेंगी और ये भी मेरे तक मुड़ के आ जाएंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है। इतने छोटी जगह तो नहीं छोड़ी होती ना दरवाज़ों में, दरवाजे तो काफ़ी खुले होते हैं, तो लाइट रेज डिफ्रैक्ट होकर मेरे तक नहीं आती हैं, असल में वो रिफ्लेक्ट होकर मेरे तक आती हैं। और वाइल डिफ्रैक्शन कैन ऐड टू विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन क्लासरूम, बट मेजर कंट्रीब्यूटर क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारा आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पिक्चर्स मैंने एक स्कॉलर स्विग की वीडियो से ली है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में MCQ 4 में दे रहा हूँ। बहुत अच्छा एनिमेशन वाला चैनल है, ज़रूर जाइएगा। नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या स्पीड ऑफ लाइट। ये देखें प्रिंसिपल इस चैप्टर में बार बार पूछे जाते हैं और आपके इस साल के बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको छोटे से प्रिंसिपल्स के ऊपर एक टॉपिक समझा दूंगा। देखें मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बेस करता है ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, कि इनकमिंग लाइट वेव सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से टकरा कर स्प्लिट हो जाती है टू लेस एम्पलीट्यूड वाली वेव्स में, जो कि मिरर से टकराकर वापस आती हैं और सिल्वर ग्लास से टकराकर फिर से कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं दोबारा से लार्ज एम्पलीट्यूड वेव में। तो हमारा आंसर बड़ा ऑब्वियस है, एम्पलीट्यूड। और ये आपकी बुक के पेज नंबर 318 पर भी लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। Number 6, in the Young's double slit experiment, the separation between the slits is halved and the distance between the slits and screen is doubled. The fringe width is halved, unchanged, doubled या quadrupled. इसको देखते ही आपके जहन में खाका आ जाना चाहिए आपके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की पिक्चर का, ठीक है, जो कि इस तरह का था। तो फ्रिंज विड्थ या स्पेसिंग कितनी होगी बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस या बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस? दोनों केसेस में क्या है? L इंटू लेमडा बाय डी। अगर डिटेल एनिमेशन देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। MCQ में पूछा है कि अगर स्लिट्स के बीच डिफरेंस को हाफ कर दिया जाए और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स को डबल कर दिया जाए तो अब फ्रिंज विड्थ, जिसको फ्रिंज स्पेसिंग भी कहते हैं, कितनी होगी? तो ये इसका फार्मूला है बेसिकली डेल्टा वाई इज इक्वल टू L इंटू लेमडा बाय डी। और अब जब न्यू हमारे पास आएगी फ्रिंज विड्थ तो वो कितनी होगी? लेंथ की जगह 2L और लेमडा एज इट इज़, जबकि डी कितना हो गया था? हाफ D/2। अब ये देखें 2L इंटू लेमडा तो एज इट इज़ आगे, जो नीचे D/2 है इसमें देखें ये है डिनोमिनेटर, ये D/2 डिनोमिनेटर है और 2 जो है डिनोमिनेटर का भी बेसिकली डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आ जाता होता है? ऊपर न्यूमरेटर में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया, L इंटू लेमडा बाई डी। और L लेमडा बाई डी किसके ऊपर है? डेल्टा वाई के ऊपर, जो इनिशियल फ्रिंज विड्थ थी। तो न्यू फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। तो ये हमारा आंसर है क्वाड्रुपल्ड। नंबर 7, सिग्नल फ्रॉम रिमोट कंट्रोल टू द डिवाइस ऑपरेटेड बाय इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ साउंड, लाइट, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक।
देखिए रिमोट से जो लाइट निकल रही होती है वो क्या होती है, बेसिकली तो लाइट होती है जो हमें नज़र भी नहीं आ रही होती, तो इसका मतलब है विजिबल लाइट तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, और वो क्या है, इंफ्रारेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, जितनी भी टाइप्स ऑफ लाइट वेव्स हैं, जैसे गैमा रेज हैं, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस सूरज से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकलता है। लिहाजा इंफ्रारेड भी जो है इसका हिस्सा है, और ये लाइट है, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ही से ये ट्रैवल करेगा, इंफ्रारेड भी विजिबल भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइट। Number 8. Light of wavelength lambda is incident normally on diffraction grating for which the slit spacing is equal to 3 lambda. What is the sign of the angle between the second order maximum and the normal? सवाल पढ़ के बड़ा डर सा लगता है, लेकिन आप जहन में खाका लाया करें ना तस्वीर का, तो बहुत आसान हो जाता है। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की आपके पास तस्वीर थी, ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो ये आपने ये वाली चीज़, स्लिट स्पेसिंग कितने की इक्वल है, यहाँ पे लिखी हुई है 3 लैम्डा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका जो है डिफरेंशियल ग्रेटिंग का क्या था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो स्लिट स्पेसिंग को हम लोग कह देते होते हैं यहाँ पे डी, और डी की जगह उसने कहा है कि 3 लैम्डा है। और सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम यानी कि एम कितना है, 2 है, ठीक है। आपके ध्यान में अगर तस्वीर ना भी आती, कम से कम फार्मूला तो लाजमी आ जाना चाहिए था। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्या फार्मूला होता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। स्लिट स्पेसिंग उसने कह दी है 3 लैम्डा है, जबकि सेकंड ऑर्डर यानी कि एम की वैल्यू 2 है, लैम्डा एज इट इज़ ही होगा वेवलेंथ। तो अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो ये हो जाता है 3 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। दोनों तरफ लैम्डा लैम्डा आपस में कट जाएगा, तो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब साइन थीटा इससे निकालें तो 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और ये हमारा सी आंसर है। Number 9. Which of the following gives 3 regions of the electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength, यानी छोटे से बड़ी की तरफ, कॉमा विजिबल रेडिएशन। अब ये विजिबल रेडिएशन है, अभी गलती से मिसप्रिंट हुआ है बुक में। तो आपके पास नीचे 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए मैंने आपको सेंटेंस याद कराया था, ठीक है। ये पूरे स्पेक्ट्रम की तस्वीर है, लेकिन इस तरह आपको याद तो नहीं रहती। किस तरह याद रहती थी कि रिच मैन इन वीनस यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड, ठीक है। और आर यानी रिच, जो है रिच से बनता था रेडियो, फिर मैन इन वीनस, पहला पहला अल्फ़ाबेट लिखते जाएं, यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड। तो आपने सारे के सारे वेव्स के नाम लिख दिए हैं। सबसे लंबी वेव्स हैं रेडियो वेव्स। तो हमें क्या गया, इंक्रीजिंग वेवलेंथ यानी छोटे से बड़े की तरफ, इसमें से कौन सा जा रहा है, तो ये पहला को देखते हैं, गैमा रेज, जी पहला वाला है, ठीक है, हाँ छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। अगला माइक्रोवेव, हाँ एम इससे बड़ा है। फिर अगला विजिबल, विजिबल तो एम से छोटा है, तो यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, जबकि ये क्या हो रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है और फिर छोटे की तरफ आ रहा है, तो पहला वाला तो नहीं है। अगला देखते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव हमें पता है सबसे बड़ी वेव्स है, तो इससे आगे तो कुछ और है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। अगला आ जाते हैं अल्ट्रा वायलेट, यू। फिर अगला है इंफ्रारेड, यू के बाद वी को छोड़ के इंफ्रारेड, ठीक है, अभी भी है तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, यानी कि इंक्रीजिंग है। फिर अगला क्या है, माइक्रोवेव। तो यही ऑप्शन है, लेकिन चौथे को एक दफ़ा देख लें कि विजिबल रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन के बाद वो वापस आ रहा है गैमा रेज, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, रिच मैन इन वीनस यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड, और रिच राइट साइड से शुरू होता है। रेडियो वेव सबसे बड़ी होती है, देखिए लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, AM वेव्स हैं, FM वेव हैं, इतनी ज़्यादा हैं, और सबसे थिन जगह हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम की है, यानी अल्लाह ताला ने जो हमें देखने की सलाहियत दी है बहुत थोड़ी है, दुनिया में गायबाना चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर रही हैं। नंबर 10. Two monochromatic radiations X and Y are incident normally on diffraction grating. The second order intensity maximum for X coincide with the third order intensity maximum for Y. यानी दो डिफरेंट तरह की वेव्स हैं X और Y, एक का सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, दूसरे के थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम के साथ कॉन्साइड कर रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ X टू द वेवलेंथ ऑफ Y? आंसर देखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे आपने देखना है कि किस तरीके से काम चलेगा इसके अंदर। ये ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, mth ब्राइट फ्रिंज। तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया ML लैम्डा बाय D। अब फॉर X क्या था, फ्रिंज पोजीशन फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, यहाँ से लिखा सेकंड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर X। तो फॉर X फ्रिंज पोजीशन फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम कॉन्साइड्स विद, यानी इक्वल है किसके, फॉर Y थर्ड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम, फ्रिंज पोजीशन फॉर थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम। अब ये जो है इनका हम लोगों ने फॉर्मूले को यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं। M क्या है, 2, इस केस में M क्या है, सेकंड ऑर्डर 2, L एज इट इज़, और लैम्डा की जगह हम लोग लैम्डा X लिख देते हैं कि ताकि वेवलेंथ ऑफ X रेडिएशन, और ये क्या है D।
इस केस में क्या है, 3, m की वैल्यू 3 है क्योंकि y वाला जो इसने बताया कि थर्ड ऑर्डर इंस्टेंसिटी मैक्सिमम है, और l इंटू लेमडा वाई ओवर डी, ठीक है, y की जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ। अब यहाँ पे देखें l से कट रहा है और नीचे d से कट रहा है, तो हमारे पास बच जाता है 2 इंटू लेमडा एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू लेमडा वाई। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ x टू द वेवलेंथ ऑफ y। तो यहाँ पे तो वेवलेंथ ऑफ x मौजूद है, तो यहाँ से y वाली को इसके नीचे ले जाएंगे और दूसरी तरफ से 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा लेमडा एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा वाई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा आंसर है। नंबर 11, द टिप ऑफ नीडल डज नॉट गिव अ शार्प इमेज, यानी एक साया जो है ना उसका शार्प नहीं आ रहा, इट इज़ ड्यू टू, यानी ब्लर्ड आ रहा होता है, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैंने शुरू में किसी न्यूमेरिकल में या एमसीक्यू में कहा था कि आपको आखिर में मैं चारों एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलें पोलराइजेशन पे जाने से पहले ये देखें, ये आपके पास एक नीडल है, इसका साया कैसा आना चाहिए, बिल्कुल शार्प आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। कैसा आता है, ब्लर्ड आता है। क्यों? देखें, पोलराइजेशन तो होती है, वो कहती है कि इट रेफर्स टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट वेव्स टू अ स्पेसिफिक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। हमें पता है कि दो तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, किसी एक को हम लोग रोक लेते हैं पोलराइजर लगा के, इसको कहा जाता है पोलराइजेशन। इसका तो जो है ना शार्प या अनशार्प इमेज होने से ताल्लुक ही कोई नहीं है। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस अक्सर कब होती है, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में इंटरेक्ट करें, जैसे कि यहाँ से ये S1 सोर्स और S2 सोर्स से दो सेपरेट वेव्स निकल रही थी और आपस में आकर टकरा रही थी और आगे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही थी। तो इसका भी जो है वो शार्प या ब्लर इमेज से नहीं है, इसका डिफरेंट कलर पैटर्न से ताल्लुक है। रिफ्रैक्शन पहले देख लेते हैं क्योंकि मुझे पता है आंसर डिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन रेफर्स टू बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये तो बेंडिंग से ताल्लुक है यार, मतलब ये जो हम पेंसिल रख देते होते हैं ग्लास के अंदर पानी से भरे हुए में, तो ऊपर कोई और शेप होती है, नीचे कोई और बेंड हो रही होती है, बेंड टेढ़ी नज़र आ रही होती है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। तो बेसिकली हमारा आंसर डिफ्रैक्शन है। और डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन कॉजेज द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स when they encounter obstacles or openings that are comparable in size to the wavelength of the light, जैसा कि मैंने MCQ 4 में समझाया था। टिप ऑफ नीडल जो कि बहुत ही छोटी होती है, वेरी फाइन होती है, कैन लीड टू डिफ्रैक्शन रिजल्टिंग इन अ लेस फोकस्ड एंड ब्लर्ड इमेज। ख़त्म करने से पहले आपको 4 प्रिंसिपल समझा दूँ जो कि आपके किसी न किसी MCQ में या जनरल क्वेश्चन में आ सकता है। पहला प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? सोचें, फौरी तौर पे आपके जहन में नहीं आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या वेवलेंथ। आप इसकी तस्वीर याद रखें तो आप इसको आंसर कर सकेंगे। ये इसकी तस्वीर है, देखें ये एक वेव आ रही है, तो आगे डबल स्लिट हैं। क्या है? डबल स्लिट हैं। डबल स्लिट क्या कर देती है? इस वेव फ्रंट को आगे तकसीम कर देती थी, डिवाइड कर देती थी। किसमें? दो वेव फ्रंट्स, वेव्स में। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट को दो हिस्सों में तकसीम कर देती थी, यानी कि वेव फ्रंट तकसीम हो जाती थी या वेवलेंथ तकसीम हो जाती थी। अगला प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ये भी फौरी तौर पे जहन में नहीं आता। इसका है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बाय यूजिंग पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। दो चीज़ें हो रही होती है, एम्पलीट्यूड तकसीम हो जाता है। कैसे? देखें, ये थिन फिल्म है, इसके अंदर यहाँ से कोई वेव आ रही है, तो ये जितना भी इसका एम्पलीट्यूड है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। आधा पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पार्शियली अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म का प्रिंसिपल, कि जो यहाँ पे आके टकराती है वो आधा पार्शियल रिफ्लेक्ट हो जाएगा और मज़ीद ट्रांसमिट हो जाएगा एट दिस बाउंड्री। अगला है मिचेलसन्स इंटरफेरोमीटर। इसका प्रिंसिपल भी थिन फिल्म वाला ही है। कौन सा? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बाय यूजिंग पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट द बाउंड्री। ये देखें, ये एक हम लोगों के सामने ग्लास था जिसके पीछे सिल्वर लाइनिंग लगी हुई थी, तो यहाँ से जो हमारे पास वेव आ रही थी, इसका एम्पलीट्यूड आप देख लें, ये जब इससे टकराती है तो आधी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाती है विथ हाफ एम्पलीट्यूड और आधी आगे ट्रांसमिट हो जाती है विद हाफ वेवलेंथ। और फिर जब यहाँ से टकरा के ये वापस आती है और यहाँ से ये टकरा के वापस आती है, तो यहाँ पे दोबारा कंबाइन होके दोबारा बड़ी एम्पलीट्यूड वाली वेव बना लेते होते हैं। तो मिचेलसन इंटरफेरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बाय यूजिंग पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट द बाउंड्री। आखिरी प्रिंसिपल देख लेते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग किस प्रिंसिपल पे काम करती है जी? जहन में तो कुछ नहीं आ रहा।
डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। नाम से पता लग रहा है डिफ्रैक्शन तो है ही है, और क्या करती हैं इंटरफेरेंस। तस्वीर देखें, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यहाँ से क्या कर रही होती है, चूँकि छोटे छोटे स्लिट्स हैं तो यहाँ से डिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। और डिफ्रैक्ट करके फिर हम क्या करते थे, एक्रोमेटिक लेंस के थ्रू इसको आगे इंटरफेयर करवाते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो भी हो रही हो। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में दो काम हो रहे हैं, पहले डिफ्रैक्ट कर रही है और फिर इंटरफियर कर रही है। तो ये दो प्रिंसिपल हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी सूरत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ना भूलिएगा।